Okay, let me refresh the chart once. Okay, so अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट सिलेक्ट करता हूँ तो ईच एंड एवरी कैंडल जो चार्ट पर दिखाई दे रही है इट विल रिप्रेजेंट 15 मिनट्स। तो पर्टिकुलर 15 मिनट में चार्ट में प्राइस का क्या एक्शन हुआ है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कैंडल का यूज करते हैं। तो ये कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है चार्ट पर, ये प्राइस का जो मूवमेंट है, ये जो कैंडल हमें दिखा रही है, इसे कैसे पढ़ना है। फॉर दैट पर्पज हमें पहले कैंडल को समझना पड़ेगा कि ये कैंडल होती क्या है, उसे रीड करने का तरीका क्या है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में फर्क क्या होता है। सो अगर देखिए, अगर मैं ये लेट्स से ग्रीन कैंडल प्लॉटिंग और ओके, सो इफ आई एम प्लॉट, अगर मैंने ये ग्रीन कैंडल को प्लॉट किया है तो इस ग्रीन कैंडल पे आपको 4 पॉइंट्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो ऑब्वियस है, जो हमें जिनके बारे में क्यूरियोसिटी हो सकती है। ये वाला एक पॉइंट होगा, चार्ट इज नॉट विजिबल टू यू, वेट, एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, चार्ट दिसत नहीं है। ओके ओके ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। आता दिसतोय का चार्ट? हेलो, प्लीज चेक वन्स, आई थिंक द चार्ट इज विजिबल नाउ। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। ओके, आतापर्यंत काही अडचण नाही ना? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, हु इज दिस? Okay, okay. So I think your internet connection is poor. Just refresh once or rejoin once so that you'll be able to see the chart. TradX is coming on screen. I think you're way back. Just check once. Actually, I have shared the chart. I think everyone else is able to see the chart, right? Just leave the meet and rejoin it. Okay, okay. Thank you. So अगर मैं ये ग्रीन कैंडल को अगर देखता हूँ, अगर मुझे इसे एनालाइज करना है तो इसके 4 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए एक गेम चेंजर का काम करते हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला पॉइंट होता है ये वाला, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन एंड फोर्थ दिस वन। अगर मुझे इन पॉइंट्स को अगर नाम देना है तो हाउ कैन आई गिव? आप देख सकते हो, ये अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस स्ट्रक्चर का, इस पर्टिकुलर कैंडल का ये जो पॉइंट है दैट इज द लो ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है? सो कैन आई लेबल इट एज अ लो? देन अगर मैं इस चार्ट पे इस जगह को देखता हूं तो मैं इसे ओपन लेबल करूंगा। क्यों करूंगा? आपको एक 2 मिनट में आपको ये एक्सप्लेन कर। ये जो पॉइंट होता है ग्रीन कैंडल का, इसे हम क्लोज कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज क्लोज। एंड इस स्ट्रक्चर का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वी विल कॉल इट एज हाई ऑफ दिस कैंडल। ओके, मार्केट में ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में, जिस इंटरवल के लिए हम इस कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंटरवल में प्राइस का जो मूवमेंट है वो ओपन से क्लोज जो है उसका
वो ऊपर हुआ है, यानी अगर मैं 15 मिनट की कैंडल को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब किसी 15 मिनट के इंटरवल में, जैसे मार्केट अगर 9:15 को स्टार्ट होता है तो 9:15 से लेके 9:30 तक टोटल 15 मिनट्स के अंदर प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है उस मूवमेंट को रिप्रेजेंट हम इस कैंडल से करते हैं। जैसे मान लीजिए 9:15 को जो प्राइस होता है, 9:15 को जो प्राइस होता है दैट इज योर ओपन प्राइस। 9:30 को जो प्राइस होगा, डॉट 9:30 को जब ये 15 मिनट खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे जो प्राइस होता है दैट इज योर क्लोज प्राइस। इन बिटवीन प्राइस जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है उसे हम कहते हैं हाई ऑफ दैट कैंडल। और उन 15 मिनट्स के बीच में जो मार्केट में लो बनता है, प्राइस जो जहां तक नीचे गिरती है उस 15 मिनट्स के इंटरवल में, उसे हम लो ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल का कैंडल कहते हैं। ठीक है। सो अगर ये 5 मिनट की कैंडल है, इसका ये मतलब होता है कि 5 मिनट में, मान लीजिए 9:15 को अगर मैं 5 मिनट को स्टार्ट करूंगा तो 9:15 को अगर प्राइस यहां पर था तो 9:20 को प्राइस यहां पर क्लोज हुआ है। इन बिटवीन प्राइस जो है इस हाई तक गया और इन बिटवीन इस लो तक टच हुआ। मैक्सिमम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो एक बार मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ कि अगर इतना आसान होता मार्केट में इस पर्टिकुलर 5 मिनट को फ्रेम करना तो हम इस कैंडल का यूज क्यों करते, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। मान लीजिए 9:15 को प्राइस यहां पर था, हो सकता है 9:15 के बाद में मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, प्राइस ऐसे यहां तक गया, फिर नीचे गिरा, यहां तक आया, फिर यहां से ऐसा फिर से घूमा, यहां तक हाई बनाया उसने, और फिर यहां पर आकर क्लोज हुआ। सो यहां पर 9:20, यहां पर 5 मिनट खत्म होता है। ठीक है। सो प्राइस का अगर आप मूवमेंट देखोगे यहां पर, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉइस इन द मार्केट। और इस नॉइस को अगर हम एनालाइज करेंगे तो दिन में ऑलमोस्ट 365 मिनट्स का मार्केट होता है, तो उसमें आप ईच एंड एवरी मिनट आप मूवमेंट देखोगे मार्केट में। फॉर एवरी सेकंड देयर विल बी अ मूवमेंट। इफ यू आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 का स्टॉक, तो ऑब्वियस है एवरी सेकंड प्राइस में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होगा। तो आप उस चीज को ऐसे एनालाइज नहीं कर पाओगे, इसके लिए ये कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखो, यहां पर अगर 9:15 को प्राइस ओपन हुआ है, प्राइस लेट्स से कि यहां पर 100 रुपए प्राइस चल रहा था, तो यहां से जब मार्केट 100 रुपए से 101 रुपए गया, उसके बाद में यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ और वो 98 तक नीचे गया उसी 5 मिनट के अंदर। और फिर से 98 से मार्केट जो है वहां पर बाइंग हुई, प्राइस थोड़ी बढ़ी, 102 रुपीज पर मार्केट में फिर से एक रिट्रेसमेंट आई, थोड़ा मार्केट नीचे आया, 101.5 तक आया, और फिर से वहां से ऊपर चला गया, 103 तक गया, और फिर वहां से नीचे 102.5 पर मार्केट आकर क्लोज हुआ। तो ये सारी चीजों को हमने क्लब करके एक कैंडल में पुट किया है, और उसे हम कलर और पैरामीटर्स के सहारे हम उसे डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसी मूवमेंट को अगर मैं इस कैंडल के जरिए समझने की कोशिश करूं तो मुझे ये समझ रहा है कि 5 मिनट के इंटरवल की अगर ये टाइम फ्रेम है, ये कैंडल है, तो इस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ, शायद यहां से नीचे गया होगा मार्केट, या शायद यहां से सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहां पर क्लोज दिया। या हो सकता है कि यहां पर ओपन होकर मार्केट नीचे आया, फिर यहां से एक हाई बनाया और फिर नीचे आकर क्लोज हुआ। जो हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि मार्केट यहां इस लेवल पर ओपन हुआ और फिर यहां से, अगर इस मूवमेंट को अगर मैं इग्नोर करूं तो यहां से जो प्राइस है थोड़ा नीचे गया और फिर एक ऊपर के साइड रैली हुई, एंड देन मार्केट थोड़ा रिट्रेस होकर यहां पर क्लोज हुआ। सो आप अगर देखो तो जिस जगह पर मार्केट ओपन हुआ था और जिस जगह पर मार्केट क्लोज हुआ उसमें प्राइस में जो है इंक्रीमेंट हुआ है, प्राइस बढ़कर क्लोज हुआ है, इसलिए इस कैंडल का जो कलर होगा वो हम ग्रीन कंसीडर करेंगे, इस कैंडल को हम ग्रीन कलर देंगे। ठीक है। सेम अगर मुझे रेड कैंडल को देखना है, अगर मुझे रेड कैंडल को समझना है, तो लेट्स से ये एक रेड कैंडल है,
मैंने ग्रीन कैंडल को ग्रीन कलर इसलिए दिया था क्योंकि उसका ओपन जो था, उसका जो क्लोज था वो ओपन के ऊपर था, यानी प्राइस जो है बढ़कर क्लोज हुई थी। इट वॉज अ बुलिशनेस इन द प्राइस, देर वॉज इंक्रीमेंट इन द प्राइस, दैट इज वाई मैंने उस पर्टिकुलर कैंडल को जो कलर था वो ग्रीन दिया था। सेम पर्पज अगर मैं रेड कैंडल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मुझे इस स्ट्रक्चर पे हाई और लो सेम ही दिख रहा है, सेम ही जगह पर? क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, इस कैंडल की बात करूं, तो क्या ये जो पॉइंट है इस स्ट्रक्चर का लो पॉइंट है, राइट? क्या ये पॉइंट जो है इस स्ट्रक्चर का हाई पॉइंट है? अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर मैंने ग्रीन कैंडल को ग्रीन कलर इसलिए दिया क्योंकि क्लोज जो था उसका ओपन से ऊपर हुआ था, तो अगर रेड कैंडल इज अ साइन ऑफ बियरिशनेस, अगर रेड रेड कैंडल में प्राइस गिर रहा हो तो जाहिर सी बात होगी कि उसकी जो ओपनिंग होगी वो क्लोजिंग के ऊपर होगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो प्राइस था ओपन जहां पर हुआ था उससे नीचे जाकर क्लोज हुआ है, यानी प्राइस जो है डिक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। सो अगर इस चीज को मैं इस कैंडल में स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं यहां पर ओपन, इस लेवल पर ओपन रख सकता हूं? क्या इस लेवल पर क्लोज रख सकता हूं? सो आप देखो कि एक रेड कैंडल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हाई और लो एज लाइक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में हाई और लो सेम ही होगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करें तो स्ट्रक्चर का हाई वही पॉइंट होगा जो हाईएस्ट होगा और लो पॉइंट वही होगा जो लोवेस्ट होगा। लेकिन ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में जो इंटरचेंज होता है दैट इज ओपन और क्लोज, क्योंकि ओपन और क्लोज के बेसिस पर ही हम कलर डिसाइड करते हैं कि अगर ओपन से प्राइस नीचे जाकर क्लोज हुआ है तो वो कैंडल रेड कैंडल बनेगी, और अगर ओपन से प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो वो ग्रीन कैंडल बनेगी। सो वन सेकेंड, प्लॉट दैट ग्रीन कैंडल। वन सेकेंड। No one is requesting. No issues at all. Okay, so let me plot here. So can I label it as close? And this will be a high point of particular structure. So I request everyone, please have a screenshot with you. अगर कोई नया है जिसे कैंडल्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है तो प्लीज हैव अ स्क्रीनशॉट, सो ये आपको थोड़ा फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। ओके, सो अगर मैं इन कैंडल्स को देखूं तो इस कैंडल को ग्रीन इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो क्लोज है, क्लोजिंग का प्राइस है वो ओपन के प्राइस के ऊपर है, क्योंकि ये जो साइड में जो आपको स्केल दिख रही है दिस इज द स्केल ऑफ प्राइस, दिस इज द स्केल ऑफ प्राइस, और नीचे जो दिखाई दे रहा है आपको ये नीचे के साइड में दिस इज द स्केल ऑफ टाइम, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरवल। Someone is requested. So if you want to distinguish रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, आप इजीली उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ग्रीन कैंडल का क्लोज ओपन से ऊपर होगा और रेड कैंडल का जो क्लोज है वो ओपन से नीचे होगा। सो ये जो है इसमें प्राइस का इंक्रीमेंट और इसमें प्राइस का डिक्रीमेंट। ऐसे ही कैंडल्स को हम इंटीग्रेट करके एक डेली चार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप जैसे देखोगे 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है टिल 3:30, तो यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट्स के इंटरवल को देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ऑलमोस्ट 25 कैंडल्स आर देयर, और इन 25 कैंडल्स में पर्टिकुलर अगर किसी दिन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो उस दिन में जो ट्रेडिंग हुआ है, उस दिन में जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है, वो हमें शो होता है। अगर इसी चीज को मैं 5 मिनट्स में देखूं तो हमें जो नंबर ऑफ कैंडल्स है वो ज्यादा दिखेंगे। एक बेसिक सी चीज है, अगर आपको कैंडल मार्केट में समझ में आती है तो आपका मार्केट में आधा काम यहीं पर खत्म है। और कैंडल्स का जो कॉन्सेप्ट है काफी इजी है, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसे सीख रहे होंगे मे बी उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर इसे एक बार समझ लोगे तो चार्ट को समझना आपके लिए काफी इजी होगा। क्योंकि आप अगर मैक्सिमम ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें देखोगे तो दे एवरीवन इज यूजिंग कैंडल ओनली, कोई दूसरा लाइक पैटर्न यूज नहीं करता। कोई करता भी होगा तो आई डोंट नो, मेरे नजर में कोई है नहीं ऐसा। सो दिस इज ऑल अबाउट price and how we represent price on chart. So first of all, let's discuss about NSE and BSE. एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ NSE और BSE। NSE को कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE को कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अनऑफिशियली देखा जाए तो इंडिया में मार्केट है सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये जो बड़ी बड़ी मार्केट्स है। वैसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मार्केट्स की बात की जाए तो इंडिया में दो मार्केट्स है, दैट इज NSE एंड BSE। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल लेवल पे जो है, और BSE का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी नेशनल लेवल पर है लेकिन बॉम्बे का नाम दिया है। सो BSE में भी कोई महाराष्ट्र से, मुंबई से होगा तो ही विल नो कि दलाल स्ट्रीट पर BSE का ऑफिस है। और NSE जो है कहने के लिए नेशनल है लेकिन उसका भी ऑफिस मुंबई में है, BKC में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। सो NSE और BSE में फर्क अगर देखा जाए, ट्रेडिंग दोनों में सेम होती है, बस NSE में जो नंबर ऑफ पीपल्स, द नंबर ऑफ क्राउड जो है, द नंबर ऑफ डिमांड, द नंबर ऑफ सप्लाई वो बहुत ज्यादा है, इसलिए हम NSE को प्रीफर करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्री है, इंडिया में जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम पीपल्स आर ट्रेडिंग इन NSE ओनली। सो NSE में ट्रेड करना आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन होता। अब आपने न्यूज पर कई बार ऐसा देखा होगा कि निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे, ये जो चीजें हैं तो ये पर्टिकुलर मार्केट का रिप्रेजेंटेशन है कि पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, जैसे NSE हो गया तो NSE का जो इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50। तो NSE में जो कंपनीज है उनका डेली एक एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा दिन भर में, उसका रिप्रेजेंटेशन निफ्टी 50 के स्टॉक, निफ्टी 50 का इंडेक्स करते हैं। तो इफ आई टाइप हियर निफ्टी 50, तो यहाँ पर आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सो यहाँ पर ये जो चार्ट आप देख रहे हो, दिस इज चार्ट ऑफ निफ्टी। सो करंट अगर मैं निफ्टी की प्राइस की बात करूं तो दैट इज 14,810। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि कुछ दिन पहले, लाइक ऑलमोस्ट एक साल भी नहीं हुआ, मार्केट वाज एक्चुअली ट्रेडिंग एट 8,000 9,000 एंड टुडे इट इज ऑलमोस्ट 14,000। सो इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट डबल हुआ है। जिन लोगों ने शायद उस टाइम पर किसी सही स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, निफ्टी 50 के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उस बंदे का, आज उस पर्सन का, आज उस इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट डबल है। बट द पॉइंट इज कि आपको सही समय पर सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना था। सो लेट्स गो डीप इन दिस टॉपिक। तो NSE को मैंने जैसे बताया, NSE इज नथिंग बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE NSE में एक चीज अनकॉमन है, एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है,
उस इंडिया के मार्केट को रिप्रेजेंट सिर्फ 50 कंपनीज करती हैं, जिनके पास इंडिया का ऑलमोस्ट 70% कैपिटल है। 70% पैसा जो है उन 50 कंपनीज के पास है, जिन्हें हम निफ्टी 50 की कंपनीज कहते हैं। निफ्टी 50 एक निफ्टी 50 इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ 50 कंपनीज जिनके पास ऑलमोस्ट 70% कैपिटल है। तो उन अगर कंपनीज की मैं बात करूं, तो आपको उसके लिए एनएसई सर्च करना होगा गूगल पर। फर्स्ट जो आपके पास लिंक होगी उस पर क्लिक कीजिए। देन आप अगर देखोगे तो मार्केट डेटा में क्लिक ऑन इंडाइसेस। इंडाइसेस पर आपको कई सारे इंडाइसेस यहां नजर आ रहे होंगे, उसमें आपको निफ्टी 50 पर क्लिक करना है। निफ्टी 50 पर आप जब क्लिक करोगे तो यू विल नोटिस कि देर आर ऑलमोस्ट 50 कंपनीज जो यहां पर आपको दिखाई देगी, जिसमें टाटा स्टील, हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स वगैरह, रिलायंस भी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टेक महिंद्रा वगैरह। सो ये 50 ऐसी कुछ कंपनीज है जिनके पास इंडिया का ऑलमोस्ट 70% कैपिटल है। सो इफ किसी को अगर इसके पहले ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के साथ हुआ हो कि मार्केट में मैंने पैसा लगा दिया और उसका वैल्यूएशन जीरो हुआ, सो आपने शायद ये किया होगा कि आपने निफ्टी 50 से बाहर कहीं इन्वेस्ट किया है। अगर ऐसा करते हो तो ऑब्वियस है आपके पैसे रिस्क पर हैं, क्योंकि आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो कि जो इंडिया के 70% कैपिटल को लेकर नहीं चलती। इफ यू आर ट्रेडिंग इन बिटवीन दीज 50 स्टॉक्स, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 50 साल में तो आपका पैसा जीरो नहीं होने वाला। सो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नेवर गो बियॉन्ड निफ्टी 50। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक से ज्यादा के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इन्हीं स्टॉक्स में इतनी ज्यादा है कि इन्हीं से लोग लिटरली करोड़पति बने हैं। लाइक इफ यू अगर एग्जांपल देना है तो राकेश झुनझुनवाला, जो निफ्टी 50 के ही टाइटन स्टॉक से, आज उनका वेल्थ शायद आपको पता होगा। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने उस टाइम पे पेनी स्टॉक लिया था इसे, बट वो अलग बात है, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ बिग इन्वेस्टर, सो दे हैव दैट पोटेंशियल कि वो किसी स्टॉक का कैपिटलाइजेशन उतना कर सकते हैं। अगेन, पहला एक रूल आप आपके ट्रेडिंग में ये बना सकते हो कि अगर मुझे सेफ ट्रेडिंग करनी है, अगर मार्केट में मुझे मेरा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना है, अगर मैं सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो मैं एक अपने साथ एक एक रूल डिसाइड करके चलूंगा कि मैं निफ्टी 50 के बाहर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। सो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है उन्हीं पर मेरा फोकस होगा, उन्हीं पर मेरी स्टडी होगी, उन्हीं पर मेरा रिसर्च होगा, और उन्हीं पे मैं एक ट्रेडिंग डिसीजन बनाऊंगा और उसी से मैं पैसा कमाऊंगा। अगर ऐसा करते हो तो मैक्सिमम केसेस में आपका लॉस, मतलब आपका जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा इनकी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। अगेन, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जब हम ये निफ्टी 50 को देख रहे थे तो शायद आपको ये नीचे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ये सारी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी। ये चीजें क्या है, तो निफ्टी 50 की जो फर्स्ट 50 कंपनीज है, उनके बाद में जो 50 नेक्स्ट 50 कंपनीज है, जो टॉप 100 में आती है लेकिन टॉप 50 में नहीं कैपिटलाइजेशन के मामले में, तो ऐसी कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। उसके बाद में जो 100 to 200 है, दैट विल बी इन निफ्टी 100 एंड सो ऑन। So this is how we can distinguish broad market indices। तो हमें सिर्फ निफ्टी 50 का काम होता है। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो नेवर गो बियॉन्ड निफ्टी 50, दैट इज माय पर्सनल सजेशन। अगर आप आगे जाकर इसी चीज में प्रिसीजन लेकर आते हो तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप तक भी जा सकते हो। नेक्स्ट, इंडाइसेस में अगर हम देखें तो देर आर सेक्टोरियल इंडाइसेस। सेक्टोरियल इंडाइसेस यानी आप अगर डेली लाइफ में भी देखोगे तो आप कई बार आप ये सुनते हो कि यार बैंकिंग सेक्टर आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
या मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है, पर्टिकुलर सेक्टर्स का परफॉर्मेंस जो है, हम उसे भी कैलकुलेट करते हैं, और दैट विल बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ सेक्टोरियल इंडाइसेस। और सेक्टोरियल इंडाइसेस में हमारे पास जो हम जिनमें ट्रेड करते हैं, दैट इज निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक एंड उसके बाद में थीमेटिक इंडाइसेस में कमोडिटीज, कंजम्पशन, सीपीएसई, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएनसी एंड पीएससी। इन पर्टिकुलर इंडाइसेस में हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो निफ्टी फिफ्टी की जो 50 कंपनीज है, उनमें कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल टेक। ऐसी भी कुछ कंपनीज है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। और कुछ एफएमसीजी सेक्टर की भी है, जैसे हिंदू यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देन आईटीसी हो गया, नेस्ले, ब्रिटानिया। ये सारी एफएमसीजी को बिलोंग करती है। तो अगर हम किसी स्टॉक को अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो हमें इस चीज का भी एक अंदाजा होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सेक्टर है वो कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर इन चीजों में हम प्रिसीजन लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे जो स्टॉप लॉस होने के चांसेस है, हमारे जो लॉसेस के चांसेस है, दैट विल बी, वो मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाए। और स्टॉप लॉसेस को मैक्सिमम मिनिमाइजेशन अगर उसका करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को क्लब करके कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज फर्स्ट डे जिन लोगों को, जो नए हैं, जिनको मार्केट के बारे में नहीं पता, शायद उन्हें थोड़ा सा ये मुश्किल होता होगा समझने के लिए। लेकिन एक चीज आपको दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज, कोई भी स्टॉक होता है तो उसका जो हम चार्ट पर देखते हैं, दैट इज अ एक्शन, दैट इज अ प्राइस एक्शन। वो प्राइस का एक्शन है। जैसे अगर मैं अदानी पोर्ट्स को सर्च करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो, अदानी पोर्ट जो है, ये देखिए, 7 मई 2021 9:15 को जो प्राइस था, जो इस दिन की ओपनिंग थी, वो ऑलमोस्ट 747 रुपीज के करीब हुई थी। और इसने क्लोज जो है 765 रुपीज, और हाई जो दिया है 777 रुपीज का दिया है। तो एक इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में आया। लेकिन आप सोच सकते हो कि ये इसका रीजन क्या था, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। अगर इस स्टोरी को समझना है ना, तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा अदानी पोर्ट्स, अदानी पोर्ट शेयर न्यूज। ठीक है, अदानी पोर्ट न्यूज भी आप शेयर करोगे, सर्च करोगे, तो यू विल फाइंड, ये देखिए, क्या आपको ऐसी कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखाई दे रही है इसमें? अदानी पोर्ट्स डू करंट वैल्यूएशन लीव रूम फॉर अप्रिसिएशन, अदानी पोर्ट Q4 रिव्यू, Q4 यानी Q4 की रिव्यूज, इन लाइन परफॉर्मेंस, अदानी पोर्ट कंसोलिडेटेड मार्च नेट सेल्स एट ₹3,607। सो एक पॉजिटिव एटमोस्फियर क्रिएट हुआ पहले 3 डेज एगो। ठीक है, प्राइस में मूवमेंट 7 तारीख को आया है, आज की डेट 9 मई। सो 8 और 7 तारीख को न्यूज आई, और 7 तारीख को प्राइस में मूवमेंट। अगर आप देखोगे तो जो इसके रिजल्ट थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख को इसमें रिजल्ट था, और 7 तारीख को जो है मूवमेंट आया मार्केट में। लेकिन जितना मेरा एनालिसिस है, जो जितना मैं मार्केट को जानता हूँ, सो मार्केट ने उस दिन जो हाई लगाया ना, वहीं पर मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है। सो जो रिटेलर, जो हमारी तरह एक नॉर्मल रिटेलर इन्वेस्टर था, वो ये सोचकर चला कि इस प्राइस पर अगर मैं बाय करके चलता हूँ, या फिर इस प्राइस पर, अब जब ये ट्रेड हो रहा था, तो इस प्राइस पर अगर मैं बाय करके चलता हूँ, तो आने वाले दिनों में मार्केट में मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। लेकिन ये गलत था, क्योंकि इसी जगह से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। सो जो लोग इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर बाई करके बैठे हैं, आई थिंक
मार्केट में दे विल लूज, बिकॉज यहाँ से एक सप्लाई जोन है और मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना है तो वाई इतनी पॉजिटिव न्यूज क्यों? उसका रीजन ये था कि जो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जिसने इस लेवल्स पे बाय किया है, ही वॉन्ट्स टू सेल एट हायर प्राइसेस, वो सेल करना चाहता है हायर प्राइसेस पे। इसके लिए वो चाहता था कि इस प्राइस तक मार्केट जाए, क्योंकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स भी हो गए या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो ओवरसीज से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो सभी लोग जो हैं, वो लोग उन्हें पता होता है कि पर्टिकुलर कंपनी में क्या चल रहा है। उन्हें एक आइडिया होता है कि पर्टिकुलर कंपनी का जब रिजल्ट आएगा तो वो बेटर आएगा या फिर वर्स्ट आएगा। तो एक जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल साइकोलॉजी है कि अगर कोई कंपनी है वो अगर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करे तो उसका प्राइस जो है वो, उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है वो अप जाएगा, और कोई कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अगर खराब होता है तो प्राइस जो है डाउन जाएगा। तो ये जो चीजें हैं उन लोगों को पहले से पता होती है, और उसकी उसी का एडवांटेज लेके वो लोग जो है ऐसे नीचे के लेवल्स पे बाई करके बैठते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो नीचे जो आपको पैनल दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ वॉल्यूम चार्ट। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, कि मान लीजिए ये अगर मैंने ये यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, और इस 5 मिनट के अंदर, इस पर्टिकुलर 5 मिनट के अंदर प्राइस का अगर ये मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट होने के लिए कितने शेयर्स यहाँ पर खरीदे और बेचे गए, तो दैट इज ऑलमोस्ट 3.74 मिलियन। इतने शेयर्स का सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में। और आप देखोगे तो वॉल्यूम इस एरिया में आपको शायद नीचे के लेवल्स पे आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या पर्टिकुलर जिसने भी बाइंग की थी, जो भी अपने हजारों लोगों को एम्प्लॉय करके बैठा है जस्ट टू रिसर्च, क्या वो इस लेवल पे बाई करेगा या फिर इस लेवल पे बाई करेगा? ऑब्वियस है, उसकी जो बाइंग वैल्यू होगी वो ये होगी, और उसकी सेलिंग वैल्यू जो होगी वो ये होगी। और इसके बीच में उसे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, क्योंकि रिटेलर्स ही वो लोग होते हैं जो मार्केट में पैसे लूज करते हैं और मार्केट को उस दिशा में ट्रैवल कराते हैं जिस दिशा में एक बड़ा इंस्टीट्यूशन ट्रेड करने की कोशिश करता है। तो जिसने भी इस लेवल पर, जिस भी इंस्टीट्यूशन ने इस लेवल पर बाइंग की थी, उन्होंने उस न्यूज का वेट किया। ये जो एक्यूमुलेशन, ये जो कंसोलिडेशन जो आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर लेवल में, उस पर्टिकुलर लेवल पे उन्होंने बाइंग की। उनका एवरेज प्राइस शायद ये कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर होगा 340 रुपीज के करीब। और जब उन्हें पता चला कि आज रिजल्ट है, आज लोग खरीदेंगे क्योंकि न्यूज अच्छी है, तो उन्होंने महंगे प्राइस पर बेच दिया। लेकिन एक रिटेलर क्या सोच रहा था कि अगर रिजल्ट अच्छा आया तो जाहिर सी बात है कि आज रिजल्ट है तो आज से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन मोस्ट लाइकली जो मार्केट की टेक्निकल और फंडामेंटल चीजें कह रही हैं वो ये कहती हैं कि यहाँ से जो है मार्केट में सेलिंग होगा। और पर्टिकुलर ये जो कैंडल है, इस कैंडल में वो हुआ भी है। तो जो लोग डोजी वगैरह को समझते होंगे, जिन्हें पता है व्हाट इज अ डोजी कैंडल एंड ऑल थिंग्स, तो अब उन्हें शायद पता चला होगा कि यहाँ पर डोजी का फॉर्मेशन क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पे मार्केट को सेल होना है। और सेल क्यों होना है? क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल है जो हमने डेटा की मदद से फाइंड आउट किया है। फंडामेंटल एक लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर सेलिंग ही होना था। इसलिए जब यहाँ पर मार्केट ने प्राइस अप्रोच हुआ, तो इस प्राइस पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। एक डोजी कैंडल क्या होता है? सो इट इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर जिसमें कैंडल जो है उसका ये जो पोर्शन होता है इसे हम शैडो कहते हैं, ठीक है। जो ये आपको सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है कैंडल में, दिस इज नथिंग बट अ शैडो। तो ये जो शैडो होती है, तो किसी कैंडल के अपर लेवल पे जो शैडो है, मतलब ये जो कैंडल की बॉडी होती है, इसके अपर लेवल पे जो शैडो है वो सेलर्स का प्रेशर होता है, और नीचे के लेवल की जो शैडो है, इट इज अ बाइंग प्रेशर।
जैसे आप ये देखोगे तो इस कैंडल में सिर्फ सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, और उस वजह से मार्केट आप देखोगे तो नीचे की साइड, उस कैंडल के बाद में प्राइस जो है नीचे के साइड झुका है, क्योंकि वहां पर बायर्स का कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ सेलर्स का प्रेशर था। तो उसी तरह से इस कैंडल में अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर आपको शायद ज्यादा नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन में अपर लेवल की जो लाइन है दैट इज मोर देन लोअर लेवल की लाइन। सो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते थे कि यहाँ पर एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन क्यों हुआ, उसका रीजन ये था कि देर इज अ पास्ट लेवल। अब मैंने जो ट्रेडेक्स का ब्रोशर ग्रुप पे शेयर किया है, उसमें मैंने मैक्सिमम आई थिंक आफ्टर एवरी सेकंड लाइन मैंने वॉल्यूम वर्ड का यूज किया है। और वॉल्यूम का मैंने बता भी दिया आपको कि वॉल्यूम इज नथिंग बट पर्टिकुलर इंटरवल में कितने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, उस चीज को अगर हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज वॉल्यूम। और जैसा कि आप देख रहे थे अदानी पोर्ट्स में, मैंने आपको एक स्टोरी बताई कि इस लेवल पे बाइंग हुआ है, फिर दे वेट फॉर कि एक अच्छा न्यूज आए, प्राइस बढ़े, और फिर हम इसे ऊपर के लेवल पे बेच सके। ये चीजों को अगर आपको डिकोड करना है मार्केट में, अगर हर्षद मेहता के इस मूवमेंट को अगर आपको डिकोड करना है, तो आपको पहले डेटा को समझना पड़ेगा। और डेटा को आप समझने के लिए आपको पहले तो एनएससी की वेबसाइट को यूज करते आना चाहिए। एनएससी की वेबसाइट को यूज करने के लिए और वहां से डेटा कैसे मिलता है, तो उसके लिए एक लिंक है। एक्चुअली आप गूगल पे भी सर्च करेंगे सिक्योरिटी वाइज आर्काइव्स, अगर आप सर्च करोगे तो ये जो पहली लिंक होगी, यहाँ पर ब्रैकेट में इक्विटीज दिया है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। उसमें बस आपको फॉर पास्ट 7 डेज 2 वीक्स जितने भी दिन का आपको डेटा देखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर इसमें इक्विटी सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि यू आर गोइंग टू ट्रेड इन इक्विटी ओनली। और उसके बाद में आप अगर किसी स्टॉक को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका आप स्क्रिप्ट नेम सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अदानी पोर्ट सर्च करता हूँ, तो ये अदानी पोर्ट का कुछ मेरे पास डेटा है। अब इस पर्टिकुलर डेटा फाइल पे अगर इसको मुझे एनालाइज करना है, तो इसमें कुछ ऐसी पैरामीटर्स है जिसे मैंने देखना चाहिए। अगर मैं इस डेटा को देखूं तो ईच एंड एवरी रो इज शोइंग मी द डेटा ऑफ पर्टिकुलर डे। जैसे ये जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर रो है, ये मुझे 23 अप्रैल का डेटा बता रही है कि उस दिन प्राइस ओपन कहां पर हुआ, उस दिन जो हाई प्राइस था वो क्या था, लो प्राइस था वो क्या था, लास्ट प्राइस क्या था, और क्लोज प्राइस क्या था। अब ये लास्ट प्राइस और क्लोज प्राइस में क्या फर्क होता है, तो दैट इज नथिंग बट लास्ट प्राइस जो होता है कि 330 को जो मार्केट में जो लास्ट ट्रेड हुआ वो किस प्राइस पे हुआ, दैट इज द लास्ट प्राइस। और क्लोज प्राइस जो होता है वो लास्ट के हाफ आवर का जो एवरेज निकलता है प्राइस, मतलब लास्ट के हाफ आवर में जो ट्रेडिंग होता है उसका जो एवरेज निकलता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज प्राइस। उसके बाद में ये टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी हमें इस पर्टिकुलर डेटा फाइल में यहाँ पर दिख रही है। तो ये कॉलम का क्या मतलब होता है, इट इज नथिंग बट कि इस पर्टिकुलर दिन के अंदर इस स्क्रिप्ट में, दैट इज अदानी पोर्ट, कितने शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ, इस चीज को टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद में जो कॉलम है दैट इज टर्नओवर। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है उसका जो टर्नओवर था, उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी, वो इस कॉलम से हम देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में डिलीवरेबल क्वांटिटी। सो डिलीवरेबल क्वांटिटी ये क्या कॉन्सेप्ट है, और परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। हमारे लिए इस डेटा फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी जिसे हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं, डिलीवरेबल क्वांटिटी, और ये कॉलम। अगर आपको किसी बड़े इन्वेस्टर के मूवमेंट को जानना है तो आपको सबसे पहले इस डेटा को पढ़ते आना चाहिए, क्योंकि
अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात होगी उसमें वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वो एक या दो शेयर लेके नहीं भागेगा। ही विल ग्रैब इन थाउजेंड्स और लैक्स, राइट। तो अगर किसी दिन अचानक से कोई वॉल्यूम ज्यादा आता है, इसका मतलब उस दिन किसी इन्वेस्टर ने कोई तो हालचाल की है। जैसे आप देखोगे तो 26 अप्रैल को जो वॉल्यूम था दैट इज 93,90,549, और उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में अचानक से एक स्पाइक आता है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल होके 2 करोड़ तक जाता है। तो 27 अप्रैल को कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना मार्केट में कि उस लेवल में कोई तो ऐसी जगह होगी ना कि जहां से कोई इन्वेस्टर जो था वो खरीदने के लिए ही वॉज इंटरेस्टेड, या फिर बेचने के लिए इंटरेस्टेड होगा। क्योंकि वॉल्यूम आया इसका मतलब ये हो सकता है ना कि किसी ने खरीदा या फिर किसी ने बेचा। दो ही चीजें हो सकती है मार्केट में। अगर किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर दिन में कोई अगर मूवमेंट होता है, कोई अगर वॉल्यूम में चेंज होता है, अगर कोई इन्वेस्टर आता है, तो जाहिर सी बात है उस पर्टिकुलर दिन के अंदर कोई ऐसा प्राइस होगा जहां से या तो सेलिंग हुई होगी या फिर बाइंग। अब बाइंग हुई या सेलिंग हुई, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो ये हमें पता होगा कि उसके बाद में मार्केट में क्या हो रहा है वो देखकर। डिलीवरेबल क्वांटिटी इज नथिंग बट अ पोजिशनल क्वांटिटी विच हैज बीन ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर डे। जैसे इस पर्टिकुलर डे में ये भी हो सकता है ना कि कोई टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का ये तो मतलब नहीं है कि कोई मतलब हर कोई बाई करके सिर्फ घर ही लेके जा रहा है। ये भी हो सकता है कोई इंट्राडे कर रहा होगा कि आज ही लिया और आज ही बेच दिया। सो वो तो अपने घर पर लेके नहीं जा रहा शेयर्स को। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग आज आज ही बाय करके आज ही सेल करते हैं, तो उन्हें स्पेकुलेटर्स कहा जाता है। और जो लोग आज बाई करके शायद कल परसों या फिर 1 साल 2 साल या फिर 10 साल बाद जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उन पर्टिकुलर ट्रेडर्स को हम इन्वेस्टर कहते हैं। और इन्वेस्टर्स का जो डेटा है वो हमें इस डिलीवरेबल क्वांटिटी में दिखता है कि अगर इस दिन इतने शेयर्स ट्रेड हुए तो इन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टर्स ने कितने शेयर्स में कंट्रीब्यूट किया, तो उस वैल्यू को हम यहां से पता करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो इन 2 करोड़ में अगर पोजीशंस बनी है इन 2 करोड़ शेयर्स के अंदर, तो वो सिर्फ 17,19,639 पोजीशंस बनी है। और ये जो होता है दिस इज द लास्ट कॉलम, और इसे कहते हैं परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी। यानी इस डिलीवरेबल क्वांटिटी को अगर आप टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, सॉरी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी को आप अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो व्हाट विल बी द रेशियो, वो होगा आपका परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो अगर डेटा में कहीं पर आपको एकदम से कोई स्पाइक नजर आता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक इन्वेस्टर आया है और इतनी बड़ी क्वांटिटीज कोई रिटेलर नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उस इन्वेस्टर ने कुछ तो सोचा होगा, उसका कुछ तो यहाँ से व्यू होगा। इस प्राइस लेवल से मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। सही है। अब इस डेटा को पढ़ना कैसे होता है कि हाँ, मुझे ये तो पता चल गया अभी कि इस पर्टिकुलर दिन में 27 अप्रैल, अगर मैं बात करूं 27 अप्रैल, तो इस दिन में वॉल्यूम भी बढ़ा है, डिलीवरेबल क्वांटिटी भी बढ़ी है, यानी स्पेकुलेटर्स भी यहाँ पर थे, इंट्राडे भी लोगों ने बहुत किया है, और लोगों ने इस शेयर को खरीद कर अपने घर भी बहुत लेके गए हैं। ऑलमोस्ट डबल डबल की क्वांटिटीज लोग लेकर गए हैं घर पे। तो अगर मैं 27 अप्रैल को अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो क्या वो ये दिन है, देखिए 27 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट होकर ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म होता है। उस दिन का अगर मैं लो बताऊं आपको, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट है विच इज द लो ऑफ दैट डे, एंड दिस पॉइंट इज हाई ऑफ दैट डे। तो अगर आप देखोगे, क्या उसी दिन के अंदर मार्केट 1 2 3 4 4 दिन रुका? क्या नीचे के लेवल्स पे वॉल्यूम आया और वहां से एक स्पाइक हुआ ऊपर की तरफ? 720 रुपए से 780 रुपए के लेवल तक मार्केट गया,
व्हाट डज इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 8 to 9% का मूवमेंट विद इन अ डे, विद इन 2 days वहां पे उस इन्वेस्टर ने ग्रैब किया, फिर उसने सेलिंग की इसी लेवल पे, फिर उसने बाइंग की, और फिर वो इसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि इस लेवल पे फंडामेंटल लेवल है जहां से प्राइस जो है नीचे गिर सकता है। अब ये भी हो सकता है कि हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो, लेकिन हमारे एनालिसिस अगर गलत भी होता है तो हमें कुछ इस तरह से सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि इफ वी आर रॉन्ग, अगर हमारा हाइपोथेसिस मार्केट में गलत भी है तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से परफेक्ट होनी चाहिए कि हमें पर्टिकुलर स्टॉक में जब लाइव मार्केट में हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो हमें एंट्री ही ना मिले। सो गलत एंट्री मिलने से अच्छा है, लॉस होने से अच्छा है कि उस दिन हम ट्रेड ही ना कर सके। क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रूल के साथ चल रहे हो, और रूल के साथ चलने का मतलब होता है कि अगर उस पर्टिकुलर रूल्स को सेटिस्फाई मार्केट करता है तभी आप ट्रेड लोगे, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज समथिंग अबाउट डेटा एनालिसिस, कि डेटा को कैसे एनालिसिस करना है, डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। हर चीज में आपको डेटा डेटा की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अगर मार्केट में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू वांट टू ट्रेड लेट्स से फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल, तो भी अगर आप डेटा को नहीं देखते तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो। सो चार्ट पे जो दिखाई दे रहा है वो एक प्राइस का एक्शन है, जो मैंने ब्रोशर में वहां पर टाइप करके लिखा है, मैंने प्रिंट किया है कि दैट इज प्राइस एक्शन। तो ये अगर प्राइस का एक्शन है तो ये किसी चीज पर तो एक्ट हो रही है ना। तो वो जो चीज है जिस पर ये प्राइस का रिएक्शन है, दैट इज नथिंग बट दिस डेटा। लाखों करोड़ों लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, कोई कोई पिछले दिन को देखकर ट्रेड करता है, तो कोई पिछले वीक को देखकर ट्रेड करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई जो देख रहा होगा उसका तरीका सही होगा। मार्केट में कुछ स्पेसिफिक साइकिल्स है, जैसे वन डे, वीक। आपने कई बार सुना होगा कि वीकली एक्सपायरी। तो मार्केट की अपनी कुछ टाइम फ्रेम्स है, जैसे वीकली हो गया, मंथली हो गया, ईयरली, जैसे क्वार्टरली हो गया। ये मार्केट की अपनी कुछ टाइम फ्रेम्स है जो मार्केट ने डिफाइन की है। अगर हम उनके हिसाब से चले तो हम प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस है। अगर उन चीजों को हम डेटा के साथ कंबाइन करें तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे आपको शायद पता होगा कि फिजिकल क्वार्टर क्या होता है। फिजिकल ईयर यानी जो इकोनॉमिकल ईयर इंडिया में डिफाइन किया गया है, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज नथिंग बट अ फिजिकल ईयर। और फिजिकल क्वार्टर यानी हर 3 महीने, जैसे जनवरी, फेब और मार्च, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेट मी शो यू वन मैजिक। एक आपको एक बेसिक चीज बताता हूं कि अगर आप मार्केट में नहीं भी सीखना चाहते, मार्केट का आप डीप नॉलेज नहीं भी लेना चाहते, स्टिल इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। एक बार आप इस मंथ को देख लीजिए कि फिजिकल जो क्वार्टर्स होती है, जन, फेब, मार्च, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो आपने अभी अदानी पोर्ट में ये जो रिएक्शन देखा सेवेंथ का, ये किसी दिन के, किसी क्वार्टर के रिजल्ट का परिणाम था। इट वॉज अ रिएक्शन ऑफ अ क्वार्टर रिजल्ट। सो ये कौन सा क्वार्टर होगा, तो इट इज नथिंग बट जनवरी, फरवरी, मार्च में जो अदानी पोर्ट में जो परफॉर्मेंस दिया है, उसका रिएक्शन आपको इस सेवेंथ को देखने को मिला। ठीक है। अब इस फिजिकल क्वार्टर की मदद से भी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो फॉर दैट एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। अब इसी, ये आईटीसी का चार्ट है, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, और इसको, ये भी निफ्टी 50 का स्टॉक है। इसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊं तो ये इस चार्ट पर
each and every candle is showing us a price action of particular day. हर एक कैंडल किसी पर्टिकुलर दिन का हमें जो है प्राइस का मूवमेंट दिखा रही है। तो अगर मुझे लेट से आईटीसी में कभी ट्रेड करना था कि मुझे इसमें लॉन्ग टर्म जाना है, तो इसमें क्या मेरा व्यू होना चाहिए था? सो फॉर दैट रीजन लेट से कि लास्ट ईयर की बात करते हैं, अप्रैल मई जून, राइट? अप्रैल मई जून ये एक अप्रैल मई जून ये 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, सही है? अप्रैल जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ और जून जो है वो यहां पर आकर खत्म हुआ, ठीक है? सो इस पर्टिकुलर इंटरवल जो ये क्वार्टरली इंटरवल है, इसके बीच में प्राइस का कुछ आपको इस तरह से मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या आपको ये कैंडल जो है, इसने आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल का हाईएस्ट पॉइंट टच किया है, सही है? तो मैं एक लाइन यहां पर प्लॉट करता हूं। क्या इस कैंडल को देखकर आपको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर इस इंटरवल में इस कैंडल ने इस इंटरवल का लो टच किया है? तो यहां पर एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं। अब ये लो है और ये दिस इज हाई, राइट? इनके बीच में कोई तो ऐसी कैंडल होगी जिसका हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। अगर मैं इस कैंडल और इस कैंडल को छोड़ के देखूं, तो कोई तो बीच में ऐसी कैंडल होगी जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया होगा। सो अगर वो देखना चाहूं तो मुझे ये 25 ऑफ जून की कैंडल दिख रही है, क्योंकि यहां से अगर देखो तो इसका एक वॉल्यूम ज्यादा है। 21 ऑफ में यहां पर एक वॉल्यूम ज्यादा आया, उसके बाद में उससे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर, और उसके बाद में यहां पर। तो क्या ये वो लेवल हो सकता है कि जहां पर इस क्वार्टर में मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई थी? क्या ये वो दिन था कि जहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई? तो अगर मुझे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्वार्टर के लिए ट्रेड करना है आईटीसी को, तो क्या मैं इस चीज को एज अ गाइडिंग लाइन ले सकता हूं? सो जून सो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें अगर मैं ट्रेड करना चाहता था, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदना है स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या मैं एटलीस्ट इस लास्ट फिजिकल क्वार्टर के ऊपर जाने का वेट नहीं करूंगा? क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या लगभग उसी के हाई से रिजेक्शन आया है 2 बार? क्या उसी लेवल के बीच में, उसी दिन के बीच में मार्केट घूमा है? तो अगर मैंने इस लेवल पे भी इन्वेस्ट किया होता, तो क्या मेरा पैसा सिर्फ अटका पड़ा होता मार्केट में फॉर ऑलमोस्ट फिजिकल क्वार्टर? सो 3 महीने में मेरा जो रिटर्न था, क्या वो ऑलमोस्ट जीरो ही था अगर मैं इस कैंडल में इन्वेस्ट करता? और क्या फ्यूचर्स में अगर मैं पोजीशन इस कैंडल पर बनाता, जिस कैंडल में इस पर्टिकुलर जो जोन था जहां पर प्राइस जो है फंसा पड़ा था, इस दिन उस प्राइस का जब ब्रेकआउट आया, इस दिन जब प्राइस नीचे के साइड क्लोज दिया, किसी कैंडल की क्लोजिंग इस दिन इस जोन के नीचे हुई, और उस दिन शेयर्स भी अगर ट्रेड ज्यादा हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस दिन जो कुछ भी हुआ मार्केट में, इस दिन जो भी इन्वेस्टर आया, उसने फ्यूचर्स के चार्ट पर, जहां पर आप पहले सेल करके फिर बाई कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी है, तो ऐसी जगह पर क्या उसने पहले सेल किया है और फिर वो सोच रहा है कि मैं नीचे के लेवल्स पे बाई करके जो कुछ भी बीच में का कमीशन होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा? तो जिसने भी इस दिन पे ट्रेड किया, क्या आप सोच सकते हो कि उसकी जो ट्रेडिंग थी वो फॉर इवन अ डे लॉस में नहीं थी? उसी दिन से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, और 31 अगस्त से ऑलमोस्ट 24 सितंबर तक, विद इन 1 मंथ मार्केट ने ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स नीचे ट्रेड किया, मतलब ऑलमोस्ट इस स्टॉक का 15 या 20%।
इस पर्टिकुलर स्टॉक का 20% के करीब उसने नीचे की मूवमेंट दी, यानी जिस बंदे ने इस जगह पर शॉर्ट करके बैठा था उसने अपने कैपिटल का 20% सिर्फ विद इन अ मंथ उसने यहाँ पर अचीव किया, उसने इस लेवल पे छोड़ दिया। उसके बाद में आप देख सकते हो मार्केट में बुल रैली। सेम चीज को अगर मैं देखूं तो और भी कई स्टॉक्स में मैं यही चीज को देखकर ट्रेड कर सकता हूं। जैसे अगर आप देखो, लेट्स कोई आप में से कोई बता सकता है कोई निफ्टी 50 के स्टॉक का नाम, किसी को अगर पता हो तो, फॉर जस्ट फॉर एन एग्जांपल कोई किसी स्टॉक का नाम बता दीजिए। एनीवन आउट देयर? हेलो। हाँ बोलिए। ओके, नो इश्यूज। एचडीएफसी या फिर एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक, ओके, नो इश्यूज। तो एचडीएफसी बैंक, अब हम इसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अगर मुझे इन दिनों में अगर इसे ट्रेड करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि लास्ट फिस्कल क्वार्टर के हिसाब से जो करंट लेवल पे प्राइस है वो क्या वीक है या स्ट्रांग है। सही है। तो लास्ट फिस्कल क्वार्टर क्या होगा? जनवरी, फेब और मार्च, क्योंकि रनिंग क्वार्टर जो है वो अप्रैल, मई और जून का है। सो लास्ट जो क्वार्टर होगा दैट इज जनवरी। यहां से स्टार्ट हुआ जनवरी, ये मेरे ख्याल से लो बना है उस फिस्कल क्वार्टर का, और यहाँ पर जो है फेब फेब में हाई बना है, और यहाँ पर जो है वो फिस्कल क्वार्टर एंड हुआ है। सो इस पर्टिकुलर फिस्कल क्वार्टर के अंदर आप देखो तो जो लो और हाई के बीच में जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, क्या वो यहां पर कहीं पर है? क्योंकि इस कैंडल को हम छोड़ देते हैं और इस कैंडल को अगर हम छोड़ देंगे, क्योंकि हाई और लो पे जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन बीच में कोई ऐसा लेवल तो जरूर होगा ना, लॉजिकल कोई लेवल होगा कि जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई होगी। सो अगर उसको मैं देखूं तो यहां से यहां तक आई थिंक दिस इज द लेवल जहां पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है, ये वो दिन था। सो लेट्स मार्क दिस लेवल। उस दिन का हाई और लो अगर मैं मार्क करूंगा तो क्या आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने मार्क किया। जस्ट टेल मी, स्टॉक का नाम आपने बताया, ठीक है। उस स्टॉक को मैं सिर्फ फंडामेंटल के एक बेसिक चीज से अगर एनालाइज कर रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या इस क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में स्टॉक जो है नीचे के लेवल्स तक गया लास्ट क्वार्टर के? सबसे पहले तो ये लास्ट फिस्कल क्वार्टर के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज टोटली साइडवेज। स्टिल अगर यहां से ये स्टार्ट हुआ है क्वार्टर, क्या आपको ऐसा लगता है ये नीचे तक गया? क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां से लोअर लेवल से इसने रिजेक्शन लिया, और फिर क्या उसी कैंडल को, जिस कैंडल को हमने मार्क किया था, उसी के लो से क्या इस दिन 29 ऑफ अप्रैल को रिजेक्शन हुआ है? क्या रिजेक्शन हुआ है? और उसके बाद में अगर मैं इसी दिन को चार्ट पे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसी चीज की अगर वैलिडिटी क्या है, मतलब जो हो रहा है वो इट इज लेजिट और नॉट, वो वैलिड है या नहीं, इसी चीज को अगर देखने की कोशिश करूंगा तो क्या मैं यहां पर सर्च कर सकता हूं एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक फॉर लास्ट 2 वीक्स। सो यहाँ पर 29 अप्रैल वो दिन था जहां पर मार्केट में एक रिजेक्शन आया था
साइकोलॉजिकल लेवल से। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो पोजीशंस बनी थी, जब लोगों ने देखा मार्केट क्लोजिंग के बाद में, जब लोगों ने देखा कि यार इस लेवल पे जो है मार्केट ने रिजेक्शन दिया, तो क्या इमीडिएटली नेक्स्ट डे आपको पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अगर 50 लाख 48 लैक्स 29 को थी, तो क्या 30th ऑफ अप्रैल को 89 लैक्स पोजीशन बनी है? क्या ऑलमोस्ट पोजीशंस में 2x का फर्क है? सो जो रिजेक्शन 29 को आया था मार्केट में, उस रिजेक्शन का कंफर्मेशन हमें 30th ऑफ अप्रैल को मिला कि यहां से हो सकता है एचडीएफसी बैंक जो है नीचे के साइड इस लेवल को तोड़ने के लिए जा सकता है, इस लेवल को तोड़ने के। सो इस लेवल पे अगर कोई ये सोचता है कि एचडीएफसी बैंक को मुझे बाई करना है, तो फॉर दैट पर्सन अगर वो यहाँ पर बाई भी करता है, तो उसका टारगेट लेवल यही होना चाहिए, क्योंकि इस ये जो पर्टिकुलर रेंज है 70-80 रुपीज का, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होने के चांसेस हैं, यहाँ पर प्राइस के लॉक होने के चांसेस है, और यहीं से रिजेक्शन होने के चांसेस है। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक आप इसमें बाइंग करना, यानी जरूरत से ज्यादा रिस्क उठाना है। और जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं करता, तब तक इसमें सेलिंग करना, ये जरूरत से ज्यादा रिस्क उठाना है। लेकिन ये भी तो है कि कोई अगर फिजिकल क्वार्टर है, हो सकता है कि जैसे इसमें हुआ है कि क्लोजिंग जो है उस फिजिकल क्वार्टर का वो बीच में हुआ है, तो आपको तो फिर स्टॉक में ट्रेड करने ही नहीं मिलेगा, राइट? कि वो नेक्स्ट फिजिकल क्वार्टर तो ऐसे ही निकल जाएगा उसे क्रॉस करते करते, और फिर तो नेक्स्ट फिजिकल क्वार्टर आएगा। तो उस चीज को ट्रेड करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म डेटा देखना होता है। शॉर्ट टर्म डेटा इन द सेंस कि जो हमने क्वार्टरली बेसिस पे देखा कि स्टॉक में क्या हो रहा है, उसी तरह हम मंथली बेसिस और वीकली बेसिस पर देखते हैं कि स्टॉक में क्या हो रहा है। जैसे अगर लेट से मैं टाटा स्टील का एक एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी भी स्टॉक में इस चीज को ट्राई कर सकते हो, लेकिन टाटा स्टील को मैंने खुद यहाँ पर ट्रेड किया था। सो फॉर दैट रीजन आई एम शोइंग यू टाटा स्टील। What's happening to data? One second. I think it will take time to load. Okay. So अगर मैं मार्केट की, आपको पता होगा मार्केट जो है मंडे से फ्राइडे तक ओपन होता है, और फिर सैटरडे संडे मार्केट में ऑफ होता है। तो अगर मैं लास्ट टू लास्ट वीक की बात करूं, तो लास्ट वीक जो था अप्रैल अप्रैल में जो लास्ट वीक था, दैट वाज 26 to 30 एंड 19 to 23। सो 19 से 23 और 26 से 30 को अगर मैं एनालाइज करूं, तो इन 2 वीक्स में अगर कुछ ट्रेडिंग होती है, अगर कुछ सिग्निफिकेंट कुछ मुझे नजर आता है, तो क्या उस बेसिस पे मैं 3 to 8, 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक ट्रेड कर सकता था? तो इस चीज को एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं। फॉर दैट रीजन जस्ट सेकंड, आई एम लुकिंग फॉर 1 month data, and we are going to analyze 19 to 23rd of April week and 26 to 30। सो ये 4 दिन, इसमें मेरे ख्याल से 21 जो था वो रामनवमी की वजह से शायद ऑफ था मार्केट। सो ये 4 दिन, और उसके बाद में ये 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन, ये वीक। अगर इन 2 वीक्स की बात करूं, तो इन 2 वीक्स में जो मैक्सिमम पोजीशंस बनी है इस पर्टिकुलर वीक में 19 to 23 में, क्या वो आपको इस दिन में नजर आ रही है? 22nd of April में मैक्सिमम इन 4 दिन में
सबसे ज्यादा डिलीवरी इस दिन की नजर आ रही है, सही है। अब नेक्स्ट वीक में क्या कोई ऐसा दिन है जिसमें इस दिन से ज्यादा डिलीवरी आपको दिखाई देती है? तो यहाँ पर वहां यहाँ पर नेक्स्ट वीक में आपको शायद ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा, क्योंकि दिस इज 51 लाख एंड दिस इज 55 लैक्स। सो क्या 29th ऑफ अप्रैल वो दिन था कि जिस दिन पर पिछले वीक से ज्यादा वॉल्यूम आया, पिछले वीक से ज्यादा पोजीशंस बनी है? तो अगर मुझे आगे का पता भी नहीं है, ठीक है, सो लेट्स से आई एम एनालाइजिंग 29th ऑफ अप्रैल, राइट। मैं कोई जॉब करता हूँ, मुझे उतना टाइम नहीं होता कि एनालाइज कर सकूं, तो ऐसा कोई है तो लेट्स से कि मुझे आगे का चार्ट नहीं पता, आप प्लीज इग्नोर दिस। तो 29th को जब मार्केट एंड होगा तो शाम को 7 बजे तक मेरे पास ये डेटा आ जाएगा, यहां तक का। तो मुझे तो पता चल जाएगा कि लास्ट वीक से आज जो है डिलीवरी बड़ी है, डिलीवरी में ब्रेकआउट आया है, पोजीशंस बड़ी है लास्ट वीक से ज्यादा। सो लास्ट वीक से ज्यादा पोजीशंस में ब्रेकआउट आया है। तो क्या अगर मैं इस दिन के हाई और लो को मार्क करूं और फिर ये देखूं कि मार्केट में किस साइड ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ऑब्वियस है ना, अगर 29th को मार्केट में कोई कोई अगर मूवमेंट होती है डेटा में, तो जाहिर सी बात है कि इतना अगर चेंज है डेटा के अंदर, आप देखोगे तो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा इस दिन काफी वॉल्यूम में, मतलब शेयर जो है काफी ट्रेड हुए हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स इस लेवल पे आए थे, तो जाहिर सी बात है इस लेवल से शायद मार्केट नीचे जाएगा या तो शायद ऊपर जाएगा। अब अगर मैं इस दिन को एनालाइज करूं, तो इस दिन की शुरुआत यहां से होती है 9:15 और इस दिन का जो एंड है वो यहाँ पर 325 को हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डे के अंदर किसी 5 मिनट, कोई ऐसी 5 मिनट की कैंडल है जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है? तो आप देखो 9:15 से यहां तक सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस कैंडल में दिख रहा है आपको? तो क्या यहां पर वो वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? तो अगर मैं यहां पर दो लाइंस प्लॉट करता हूं, अगर इस कैंडल को मैं मार्क करूं, तो आप मुझे बताइए कि 29th को जो 29th की क्लोजिंग थी, क्या वो इस कैंडल के ऊपर हुई है? क्या इस कैंडल के ऊपर है? और जब भी ऐसी कोई डिलीवरी ब्रेकआउट हो वीकली, आपको नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करना है उसमें, आपको देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि जब इतनी बड़ी डिलीवरी आती है तो नेक्स्ट जो है मार्केट 101% साइडवेज नजर आएगा आपको। सो नेक्स्ट डे आप देखो, इसी लेवल से सपोर्ट लिया, थोड़ा बाउंस किया, यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ा है, इसका मतलब यहाँ पर उस पर्टिकुलर बंदे ने खरीदी की थी, उसने यहाँ पर स्टॉक्स को बाई किया, फिर नीचे आया, फिर इस लेवल्स पे देखिए यहाँ पर फिर से वॉल्यूम का स्पाइक और फिर क्लोजिंग। उसके बाद में अगर आप मार्केट को देखोगे तो 29 को जिस दिन मार्केट में डिलीवरी आई, 30 को उसने और बाइंग की उसी लेवल्स पर, उसके बाद में आप मार्केट को देख सकते हो। सो ऑलमोस्ट 29th ऑफ अप्रैल से आज 7th ऑफ अप्रैल तक मार्केट में मार्केट ने 1000 रुपीज से 1183, मतलब ऑलमोस्ट 20% की रैली ऑलरेडी कर रखी है। सो आप मुझे बताइए, जो इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, तो वो मैक्सिमम 10% या 20% लेगा। तो इस लेवल पे जब इस लेवल पे जब मार्केट है, तो अगर यहां पर कोई वॉल्यूम में स्पाइक आता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शायद यहां पर अब सेलिंग होगी? क्योंकि अगर इसने खरीदा है तो उसे बेचना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। और अगर उसे प्रॉफिट बुक करना है तो उसे सेल करना होगा, और अगर वो सेल करेगा तो उसके बाद में वो सेल ही क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर मार्केट को मैं नहीं ले जा सकता,
यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। तो फिर जब यहाँ पर कहीं पर किसी और दिन डिलीवरी बढ़ेगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मार्केट की अगली दिशा जो है वो नीचे की साइड होगी, और मार्केट में जो ये फोर्सफुली जो पैसा डाल के मार्केट को ऊपर ले जाया गया, उसका करेक्शन होगा और स्टॉक फिर से इस लेवल पे आएगा। अगर आप 29 को अगर उस इन्वेस्टर को समझ जाते, अगर आप उस इन्वेस्टर के पोजीशन को समझ जाते, जो आपको डेटा ने 29 को दिखाया था कि इस दिन किसी बंदे ने पोजीशन बनाई है, अगर उस चीज को आप उसी दिन समझ जाते तो शायद 20% रिटर्न ऑन कैपिटल आप मैक्सिमम 5 या 6 ट्रेडिंग सेशंस में आप अर्न कर सकते थे। 20% के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक एक डेढ़ डेढ़ साल रुकते हैं कि मुझे 20% रिटर्न मिल जाए। और जो ये इंस्टीट्यूशंस होती है वही रिटर्न्स विद इन अ वीक और लेट से 2 वीक्स के अंदर उसी रिटर्न्स को लेकर निकल भी जाती है। और इसके बीच में जो भी लोगों ने ट्रेड किया है, ये रैली को जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, वो लोग और कोई नहीं हमारी तरह रिटेलर्स है, हमारी तरह स्पेकुलेटर्स है जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर छोटे मोटे अमाउंट के साथ पोजिशनल बाइंग करते हैं। तो अगर इस लेवल पे मार्केट ट्रेड हुआ तो जाहिर सी बात है किसी ने बाई किया और किसी ने सेल किया, तभी तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि मार्केट चलता भी तो ऐसे ही है ना कि किसी लेवल पे कोई अगर बाई कर रहा है तो उसी लेवल पे कोई ये भी सोच रहा होगा कि मैं उसी लेवल पे सेल करूं। मार्केट वैसे ही चलता है। तो मुझे बताइए, इस लेवल पे बाई करने वाला ज्यादा स्मार्ट होगा या फिर इस लेवल पे सेल करने वाला? तो अगर मैं 29 को अगर ऑब्जर्व करूं, 29 की अगर उस बंदे की मूवमेंट को समझ जाता मैं 29 को ही, तो क्या मैं इस दिन बाइंग बाय साइड होता या सेल साइड होता? ऑब्वियसली मैं इस दिन सेल साइड होता। यहाँ पर बाइंग की मैं सोचता नहीं। तो आपने शायद कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे रिसर्च एनालिसिस्ट को सुना होगा कि टाटा स्टील जो है अभी महंगा स्टॉक है, अभी महंगा स्टॉक है, खरीदारी करने का ये सही मौका नहीं, इसे नीचे के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। तो वो लोग क्यों कहते हैं कि इसे नीचे के लेवल पे खरीदना चाहिए? तो उसका रीजन ये रैली होती है। जो कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसे के दम पर मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाता है, जैसे 1992 स्कैम में हुआ था कि पैसे के दम पर मार्केट को ऊपर ले जाया गया, और उसके बाद में जब वो इन्वेस्टर अपनी पोजीशंस को छोड़ता है तो मार्केट में क्रैश आता है। तो जब टाटा स्टील रिटर्न आएगा अपनी पोजीशंस पर तो वो उसी फास्ट लेवल्स पे आएगा, और आप उस लेवल पे मार्केट में इंट्राडे सेलिंग भी कर सकते हो। बस आपको वो लेवल्स पता होनी चाहिए, आप वो डेटा को समझने का आप में वो नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज एज सिंपल एज दैट कि कोई इन्वेस्टर है, वो हर कोई चीज छुपा लेगा आपसे, वो ईच एंड एवरी चीज छुपा देगा आपको। क्योंकि अगर उसने इतनी बड़ी क्वांटिटीज में इस लेवल पे बाइंग की है तो उसे उतने ही क्वांटिटी में से और बायर्स भी चाहिए होंगे जिसे वो अब सेल कर सके। और बायर्स तभी आएंगे जब मार्केट में कोई अच्छी न्यूज हो। तो ये न्यूज पैदा करने की जो फैक्ट्री है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय दीज पीपल्स, जो 20% रिटर्न ऑन कैपिटल 4 या 5 दिन में निकाल के मार्केट से आउट होता है। क्या आप इसी एग्जाम्पल को कोरिलेट कर सकते हो विथ अदानी पोर्ट्स? क्यों मैंने कहा था कि वहां से सेलिंग हो सकता है? सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। लेकिन एक चीज है, जो हम डेटा देख रहे हैं ना, इट इज शोन टू अस बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो एनएसईपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम ये डेटा देख रहे हैं। तो जो डेटा हम यहाँ पर देखेंगे, सो इट इज टोटली अ वैलिड लीगल डेटा, लेजिट डेटा है, ऑथेंटिक ऑथेंटिक डेटा है। सो एक यही चीज है जो ये इन्वेस्टर्स हमसे छुपा नहीं सकते, और इसी चीज को लेकर आप इनकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हो। बस आपको इस डेटा को, इस रिपोर्ट्स को पढ़ते आना चाहिए।
आई थिंक आज के सेशन के बाद कुछ लोग इस पर अगर रिसर्च भी करें तो आपको कई ऐसी चीजें पता चलेगी। ये रिपोर्ट को पढ़ने का एक लैंग्वेज है, ये दिस रिपोर्ट इज नथिंग बट अ लैंग्वेज। मार्केट आपसे इस फिगर्स की मदद से बात कर रहा होगा। जब आप इस चीज में प्रिसाइज हो जाओगे तो यू विल फाइंड कि ये डेटा आपसे बात कर रहा होगा कि आज मार्केट में ये हुआ है, कल मार्केट में ये होगा। और मैक्सिमम टाइम आप मार्केट में सही साबित होगे। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए मैक्सिमम 60 to 70% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या 1:4 है तो आप 50% एक्यूरेसी के साथ भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई थिंक बहुत सी चीजें आज हमने डिस्कस की, लाइक व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। और जो मैंने आपको फिजिकल क्वार्टर के बारे में बोला, वैसे ही आप फिजिकल ईयर को भी एनालाइज कर सकते हो। लास्ट एक एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 का। लास्ट एग्जांपल निफ्टी 50 का लेकर सेशन को एंड करते हैं। देखिए, अगर अगर मुझे ईयरली देखना है कि मार्केट में क्या हो सकता है ऑन ईयर बेसिस, तो मान लीजिए ये 2018 से जो फिजिकल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल तो शायद ऑफ था, सो 2 अप्रैल से ये फिजिकल ईयर स्टार्ट हुआ टिल 31 मार्च 2019। सो यहां तक वो फिजिकल ईयर था। आप मुझे बताइए, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो क्या यहां से मार्केट में एक अप मूवमेंट, कंटिन्यूअस अप मूवमेंट था? और इस लेवल पे कहीं पर मार्केट में फर्स्ट टाइम नीचे के साइड थोड़ा सा ट्राई किया जाने का, यानी क्या यहां पर एक माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है जो ईयर का सबसे पहला रेजिस्टेंस था? फिर यहां से ऊपर जाकर मार्केट और नीचे आया, क्या यहां पर एक सपोर्ट बिल्ड हुआ मार्केट में? क्या ये ईयरली फर्स्ट सपोर्ट मैं कह सकता हूं इसे? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अगर एक लाइन प्लॉट करूं, अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे अगर एक लाइन प्लॉट करूं एज अ रेजिस्टेंस लाइन, और इस पर्टिकुलर सपोर्ट पे अगर मैं एक लाइन प्लॉट करूं एज अ सपोर्ट लाइन, कि मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट देने की कोशिश की है, तो क्या नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ तो मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में जो है इसी सपोर्ट को जब ब्रेक करके, इसी रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो नेक्स्ट ईयर मार्केट क्या उसी रेजिस्टेंस के ऊपर आकर सपोर्ट लेकर फिर से अपसाइड गया? क्या वही एक सपोर्ट मार्केट में था? और फिर जब कोरोना कोरोना की न्यूज वगैरह आई उसके बाद में क्या ये क्राइसिस थी मार्केट में? लेकिन उस टाइम तक क्या मार्केट में सपोर्ट जो मार्केट ने लिया था फॉर दैट पर्टिकुलर फिजिकल ईयर, क्या वो इसी लेवल पे था? नेक्स्ट ईयर जब अगर मैं इस न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को इग्नोर करूं, तो क्या आपको अगस्त में इसी लेवल पर फिर से सपोर्ट का फॉर्मेशन नजर आ रहा है कि इसी लेवल पे आया, सपोर्ट लिया और फिर मार्केट ऊपर चला गया? एंड दिस इज नथिंग बट अक्टूबर 2020। अगर इस लेवल पे आप 10,700 की कॉल बाय करते 2 या 3 महीने की एक्सपायरी की, तो मेरे ख्याल से किसी ने ऑप्शन किया होगा तो उसे शायद पता होगा कि इस लेवल से उसका कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ से अगर मैं दिसंबर की भी एक्सपायरी करता तो 31 दिसंबर अगर ये है, यहाँ पर 31 दिसंबर का प्राइस 14,000 कुछ चल रहा है। 10,700 से 14,000 ऑलमोस्ट 3,300
पॉइंट्स ऊपर मार्केट, और निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो 75 क्वांटिटीज का होता है, जो 75 इंटू 3,300, दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट पर लॉट। और फॉर अ पर्टिकुलर लॉट, करंट एटीएम प्राइस, जो मतलब एट दी मनी जो प्राइस होता है ऑप्शंस का, वो क्या होता है आप जैसे लेट्स से निफ्टी अभी 14,800 कुछ चल रहा है, सो निफ्टी 14,800 की अगर मैं, दिस मंथ इज मई, सो अगर मैं जुलाई की बात करूं, जुलाई 29 की कॉल की बात करूं, आई थिंक इट इज नॉट ट्रेडिंग, निफ्टी, सो चलिए ये देखते हैं। सो इट इज ट्रेडिंग एट 567 रुपीज ओनली। सो 567 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, और आपने मान लीजिए उस टाइम पे 567 रुपीज पे जो चीज ली, तो आपका नेट नेट प्रॉफिट 2,700 या 2,800 रुपीज उस पे हर एक क्वांटिटी पे आपका प्रॉफिट था। आई एम जस्ट शोइंग यू एग्जाम्पल कि आप एक बेसिक, आपको अगर फंडामेंटल भी पता हो, मैक्सिमम लोग जो दलाल स्ट्रीट में काम करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि उन्हें लिटरली वो भाव देखकर ट्रेड करते हैं। आपने शायद कहीं पर वो डायलॉग सुना भी होगा, भाव भगवान छे। गुजराती लोग तो अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं, भाव भगवान छे। इट मीन्स कि पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट का रिएक्शन होना तय है, जैसे यहां पर हुआ, जैसे पास्ट में आप पीछे जाओगे तो वहां पर भी आपको दिखाई दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम और प्राइस। मार्केट में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको शायद इंडिकेटर्स वगैरह सिखा रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी, इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम कोई नहीं है, इंडिकेटर्स आर लैगिंग। और जब तक ये बड़ा इन्वेस्टर अपनी चाल खेल चुका होगा, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा ना, उस टाइम पे आपको बाई सिग्नल जनरेट होगा, आप बाई करोगे, फिर आपके लॉसेस होंगे, फिर आप उस इंडिकेटर को कोसोगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिकेटर डेटा को लेकर, फिर प्राइस की एक्शन देखकर कैलकुलेशन करके फिर आपको रिजल्ट देता है, उसके बाद में आपकी एंट्री होती है। सो इन शॉर्ट, आपकी एंट्री लेट होती है मार्केट में। लेट एंट्री का मतलब एक्सपेंसिव एंट्री। जो चीज को कोई 100 रुपए में खरीद के 300 पे बेचने की कोशिश कर रहा है, उसी चीज को आप 270 पे खरीद के 300 पे बेचने की कोशिश कर रहे हो। मार्केट स्ट्रेट अवे नहीं चलता। हो सकता है कि आपने 270 पे लिया और एक रिट्रेसमेंट 200 रुपए तक आया, और फिर मार्केट 300 तक जाएगा भी, लेकिन जब वो 270 से 200 तक आएगा, तो आप में जो फियर आएगा एज अ नोवाइस ट्रेडर, उस वजह से आप 70 पॉइंट लॉस में छोड़ दोगे, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने 200 रुपए पे छोड़ा, और फिर मार्केट वहां से 300 रुपए फिर से चला गया। सो शायद मेरी गलती है, इट इज नॉट योर फॉल्ट। आप जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो उसका फॉल्ट है। आप अगर जो रियल टाइम डेटा है उसे अगर एनालाइज करना सीख गए, सो आई थिंक कि आप मार्केट के साथ चलना स्टार्ट कर दो। So this is all about volume, fundamental and technical analysis. Let me give you just an introduction about this course. This is a ultimate stock market course. This is a zero to hero program. So for just to start in the market, you just have to open a demat and trading account. I think maximum लोगों के पास होगा demat and trading account. आपको एक प्रोसेस सीखना पड़ेगा मार्केट का। मार्केट किस प्रोसेस से चलता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में फंडामेंटल्स कैसे आपको हेल्प करते हैं कि आप एक सही डिसीजन ले सको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग का। और उसके बाद में जो आप अर्न करोगे, वो आप डिसिप्लिन से अर्न करोगे, कि आपको जो भी आप ट्रेड लोगे तो उसमें आपको जंप नहीं करना है डायरेक्टली। आपको आपके सेट ऑफ रूल्स होंगे जो आपने आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से डिसाइड किए होंगे, और उसी के साथ आपको चलना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेडिंग को आप एज अ बिजनेस करोगे,
then and then only you will be profitable in the market. Otherwise 95% लोगों में you will be one of them. हमारा मोटिव मोटिव ही यही है कि हमें उन 5% लोगों में जाना है जिनको देखकर 95% लोग मार्केट में आते हैं और जो लूज करते हैं। सो दो चीजें हमारे हमारे ट्रेडिंग में, हमारे ट्रेडिंग करियर में नहीं होनी चाहिए, दैट इज ग्रीड एंड फियर, बिकॉज उन्हीं दो चीजों पर बड़े बड़े प्लेयर्स पैसा कमा रहे होते हैं। सो आज के बाद अगर आप कभी ट्रेड भी कर रहे हो तो विथ प्रॉपर एनालिसिस ट्रेड कीजिए, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सारी चीजों को देखकर ट्रेड कीजिए। और अगर आपने कोई डिसीजन ट्रेड लिया है तो या तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या तो आपका टारगेट होना चाहिए, बीच में आपको ट्रेड नहीं छोड़ना है अनलेस एंड अनटिल कोई कोरोना जैसी बड़ी न्यूज आ जाए। अगर ऐसा करोगे तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम टाइम आपके टारगेट हिट होंगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 50-50% प्रोबेबिलिटी है बाय या सेल, विन और लूज की। उसमें अगर आप आपका एनालिसिस करते हो तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप विन करोगे। बस आपको स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉपरली सेट करते आना चाहिए, आपकी एंट्री प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्यूम। देर इज नो इंडिकेटर विच इज एज बेस्ट एज वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज द ओनली वन थिंग अ बिग प्लेयर कैन नॉट हाइड फ्रॉम यू। ये जो जीरो टू हीरो प्रोग्राम होगा, इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम रीडिंग स्किल्स, जो शायद मैंने आज आपको टच किया है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर लेवल से कैसे उठाना है किसी स्टॉक को, किसी स्टॉक में 10 या 20% सिर्फ 1 या 2 रुपए के स्टॉप लॉस से कैसे लिए जाते हैं, वो हम आगे जाकर सिर्फ डेटा की मदद से सीखेंगे, उन लेवल्स को प्लॉट करना। एडवांस वॉल्यूम कॉन्सेप्ट्स में जैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट्स होते हैं, उनको हम सीखेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ड ऑन ईओडी डेटा एनालिसिस, ईओडी इन द सेंस एंड ऑफ द डे डेटा एनालिसिस, यानी अगर आपको कल इंट्राडे ट्रेड करना है तो आज और कल के डेटा को लेकर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल का, वो सीखेंगे। वॉल्यूम बेस्ड एडवांस प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको एक थोड़ा टच किया आज, कि वॉल्यूम को लेकर आप प्राइस का मूवमेंट कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। लास्ट पॉइंट इज निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन बाइंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर कैपिटल लो है तो आपके लिए ऑप्शंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बट अगर विदाउट आपका नॉलेज लेस है तो ऑप्शन इज नथिंग बट अ पॉइजन फॉर यू। कितना भी पैसा डाल दो आप, आपका ऑप्शंस में आप लॉस ही करोगे। सो अनलेस एंड अनटिल आप इक्विटी में प्रोफेशनल नहीं बन जाते, इक्विटी में आप प्रोफिशिएंट नहीं बन जाते, डेली आप एटलीस्ट 50 रुपीज कंसिस्टेंटली अर्न नहीं कर लेते, तब तक ऑप्शंस को हाथ मत लगाना। दिस इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। तो अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट विल बी ऑफ 20 days, 20 दिन का ट्रेडिंग प्रोग्राम होगा। एवरीथिंग विल बी लाइक, ट्रेडिंग के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी ऐसी चीज आपके साथ हाइड नहीं की जाएगी जो मेरे ख्याल से शायद और लोग हाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके पहले कहीं पर कोर्सेस किए हैं एंड देन दे रियलाइज्ड कि जो मेरे मेंटर ट्रेड ले रहे हैं उन ट्रेड्स को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज उन्होंने वो चीजें मुझे नहीं सिखाई जिन चीजों पर वो ट्रेड कर रहे हैं। 1.5 आवर्स का क्लासेस होगा डेली, 9 PM से टाइमिंग होगा। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अगर सारे मेंबर्स का अगर एक सुटेबल टाइम डिसाइड कर सकते हैं तो उस टाइम पे भी हम बैच को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर अदर बैचेस की अगर कोई अदर बैच चल रहा होगा तो उस टाइम पे वो टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आप यू आर नो वन टू अस। दिस इज आवर फर्स्ट बैच। सो हमारी ये कोशिश होगी कि फर्स्ट बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एटलीस्ट डेली बेसिस पर 1:2 या 1:3 तो अर्न करें एटलीस्ट, क्योंकि रिसेंटली हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ आज का यही एक क्लास अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद में जो ये फर्स्ट बैच होगी, उस बैच के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने जो ट्रेड्स
वो जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे उन ट्रेड्स को रिकॉर्ड करके उन्हीं ट्रेड्स को पोस्ट किया जाएगा, और जो एक्सप्लेन कर रहे होंगे वो भी वही स्टूडेंट्स ही होंगे जो एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने आज कैसे ट्रेड लिया। सो अगर हमें ग्रो होना है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और उसके लिए हमें आपको उतना नॉलेज डिलीवर करना पड़ेगा कि आप इस क्रूशियल मार्केट में ट्रेड कर सको। क्योंकि अगर किसी दिन टाटा स्टील को कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड अगर ट्रेड कर रहा है तो उनके थाउजेंड ऑफ रिसर्चर्स बैठे होंगे, और आप अकेले ऐसे इंसान होंगे जो उन थाउजेंड को या तो आप उन्हें ट्रैक कर रहे हो या तो आप उनके अपोज में ट्रेड ले रहे हो। सो यहाँ पर 1:1000 1:10,000 की मतलब लाइक फाइट होती है। सो ऐसे मार्केट में यू हैव टू बी मोर एंड मोर प्रिसाइज। आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका स्टॉक सिलेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप कल क्या करने वाले हो, किस लेवल से आपको प्राइस को ट्रेड करना है, वो सारी चीजें आपके पास पता होनी चाहिए आपको। ट्रस्ट मी, जब आप ट्रेड स्टार्ट करोगे एक अच्छे लेवल से, आप एक एज अ प्रोफेशनल ट्रेड करोगे, तो यू विल रियलाइज कि आपको विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट्स आपको कितने से कैलकुलेशन करने होते हैं, कि आपको आपके रिस्क कैलकुलेट करनी है, उस रिस्क के बेसिस पे आपको आपकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, और उस क्वांटिटीज के बेसिस पे आपको आपका ऑर्डर वहां पर पोस्ट भी करना है, और उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है या नहीं वो एक और चीज है। क्योंकि जितनी भी एंट्रीज हम लेंगे वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही लेने की कोशिश करेंगे, ताकि मैक्सिमम हमारी रिस्क जो हो वो कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। स्टॉप लॉस हर चीज में मैंडेटरी, हर ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस होगा ही होगा। अगर स्टॉप लॉस होके वो टारगेट जाता भी है तो वी डोंट केयर, हमने विथ एनालिसिस स्टॉप लॉस पुट किया था, स्टॉप लॉस ऑर्डर हमने वहां पर प्लेस की थी। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो दैट्स इट, हमारा एनालिसिस कोई गलत था ये समझकर हमें उसे और सीखना पड़ेगा। डेली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, और इन 20 डेज में मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि जो थेरी पोर्शन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद में 10 डेज एटलीस्ट हम लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये भी हो सकता है, आई एम नॉट कमिटिंग यू कि यही होगा। इफ यू आर नॉट गिविंग योर 100% देन आई कांट, मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि लाइव ट्रेडिंग में आप खुद ही जो फीस आप यहाँ पर पे करो वो फीस आप निकाल सको। जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो इसके पहले मेरे साथ काम कर चुके हैं। उन्हीं में से एक भास्कर नाम से स्टूडेंट है जो मेरे साथ में थे, कई दिनों से हम कांटेक्ट में हैं, कई सालों से कांटेक्ट में हैं। जब मैं जब मैं ये कोर्स जब मैं ये कोर्स उनके सामने मैंने प्रेजेंट किया कॉन्सेप्ट अबाउट टेडेक्स, कि सर मैंने मार्केट में स्ट्रगल किया है, आई डोंट वांट कि लोग भी पैसे वेस्ट करके स्ट्रगल करें। सो ही टोल्ड मी कि एटलीस्ट एक ऐसी अफोर्डेबल प्राइस रखो कि जो कोई एक न्यू भी इजीली अफोर्ड कर सके। सो फॉर दैट रीजन ही गेव मी अ नंबर दैट इज 3690, विच इज एन एंजल नंबर। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो 3690, इट इज एन एंजल नंबर। सो फॉर द फर्स्ट बैच आर फीस इज 3690 रुपीज ओनली। आज ये पहला क्लास था, कल से हम सारी चीजें डिटेल में स्टार्टिंग से करेंगे। डेली 1.5 आवर का क्लास होगा। इफ एनीवन इंटरेस्टेड, मैं यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज माय फोन नंबर, एंड नेक्स्ट टू दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज फील फ्री टू कॉल अस, और कोई आपकी क्वेरी होगी तो भी कॉल कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अलॉट। मेरे ख्याल से कई सारी चीजें आपको शायद समझ में आई होगी, कुछ अगर मैंने गलत पढ़ाया हो या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो फॉर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक्स अलॉट। गुड नाइट।
एनी क्वेरीज, किसी की कोई क्वेरीज है? हाँ, बोलिए। स्टॉक का बॉटम और टॉप आप एज पर डेटा, किसी दिन अगर डिलीवरी, किसी दिन अगर वॉल्यूम अगर ज्यादा आता है, किसी दिन कोई वो सिग्निफिकेंट लेवल को आपको ढूंढना पड़ेगा, वहीं से स्टॉक का रिजेक्शन होता है और उसी रिजेक्शन पे या तो हाई या तो लो बनता है। एनीवन एल्स? एनी क्वेरीज? एनी अदर क्वेरीज? सो आई थिंक इट डिपेंड्स। एक्चुअली ट्रेल वो लोग करते हैं जिन्हें मार्केट में टारगेट्स डिसाइड करने नहीं आते। अगर आपने किसी लेवल पे प्राइस को पिक किया है, किसी लेवल से आप किसी स्टॉक को उठा रहे हो, तो आप पास्ट में जाकर देखो कि उस